यूनाइटेड किंगडम ऑफ केरला। आजकल बच्चे भारत छोड़कर जा रहे हैं, जबकि भारत में बहुत कुछ करने के लिए है। वही हमें इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में एक बाप अपने बेटे के करियर के लिए कितना चिंतित होता है कि वह अपने बेटे को फॉरेन भेजना चाहता है ताकि उसका बेटा बाहर जाकर अच्छी जिंदगी जिए और वहाँ सेटल हो जाए। पर बेटा भी जिद में अड़ा रहता है कि उसे भारत में ही रहना है और यहीं रहकर कुछ करना है। इसी को लेकर दोनों के बीच में नोकझोंक चलती है। अब जानना यह है कि इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, तो चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत 1998 में केरला से होती है, जहां मरिया नाम की एक लड़की यूके जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज उसकी शादी है। मरिया तो शादी करने के लिए आ गई थी, लेकिन उसका दूल्हा रॉय वहां नहीं आया था। इसीलिए सब रॉय को ढूंढने लग जाते हैं। रॉय को मरिया से शादी नहीं करनी है क्योंकि रॉय अन्नाकुटी से प्यार करता है। कुछ समय पहले एक फंक्शन में जब रॉय अन्नाकुटी को लव लेटर देने जा रहा था, तब अन्नाकुटी ने वह लव लेटर मारिया को लाने को कहा था। मारिया जब वह लव लेटर लेने जा रही थी, तब जाते जाते उसका पैर फिसल जाता है और उसे बचाने के लिए रॉय मारिया को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लुढ़कते हुए गिर जाते हैं। यह सब पास में खड़े लोग देख लेते हैं। जो लेटर रॉय ने पकड़ा था वह भी उड़कर लोगों के पास चला जाता है। जब लोग उस लेटर को पढ़ते हैं तो उसमें रोमांटिक बातें लिखी होती है, जिसकी वजह से लोग रॉय को बहुत मारते हैं। इस वजह से मरिया के पेरेंट रॉय को मरिया से शादी करने के लिए मजबूर करने लग जाते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद गांव में कोई भी मरिया से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसलिए रॉय मरिया का नाम बचाने के लिए मजबूरी में शादी के लिए मान जाता है, लेकिन वह एक शर्त भी रखता है कि वह कभी भी मरिया को अपनी पत्नी की तरह ट्रीट नहीं करेगा और ना ही मरिया उसे पति की तरह माने। थोड़ी देर बाद रॉय और मरिया की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात रॉय मरिया को समझाता है कि वह उसे कभी भी पत्नी की तरह ट्रीट नहीं करेगा और मरिया को सोने के लिए कह देता है। जब मरिया सो रही होती है तो रॉय उसे देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से 8 महीने बाद ही रॉय और मरिया को एक लड़का हो जाता है। अब सीन 2024 में शिफ्ट होता है, जहां हमें दिखता है कि वीनू नाम का एक लड़का ट्रक लेकर चुपके चुपके रास्ते से जा रहा है, क्योंकि वह अवैध रूप से रेत की स्मगलिंग कर रहा था। रास्ते में उसे पुलिस मिल जाती है, इसीलिए वीनू अपने दोस्त टोनी को कॉल करके रास्ता क्लियर करने के लिए कहता है। टोनी एकदम हीरो स्टाइल में आता है और गाड़ी भगाते हुए पुलिस के सामने से जाता है। पुलिस उसका पीछा करने लग जाती है और वह उन्हें भटका देता है। फिर वे लोग रेत लेकर रंगन को दे देते हैं। विनू और टोनी हमेशा पुलिस से बचकर यह काम करते हैं जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती है। टोनी रॉय का बेटा है। दोनों बाप बेटे में बहुत जमती है। दोनों एक दूसरे को दोस्त की तरह मानते हैं, लेकिन रॉय अपने बेटे को फॉरेन भेजना चाहते हैं, इसलिए वह टोनी को आईलेट्स की तैयारी करवा रहे हैं। पर टोनी जानबूझकर हर एग्जाम में फेल हो जाता है क्योंकि उसे बाहर नहीं जाना है। टोनी जहां आईलेट्स की पढ़ाई करता है, वहां एक लड़की इका का एडमिशन होता है। उसे भी बाहर नहीं जाना। उसने आईलेट्स में एडमिशन सिर्फ इसलिए लिया है ताकि अगर उसे पढ़ाई छोड़ी तो उसके घर वाले उसकी शादी करा देंगे। रात में सभी रॉय की मम्मी की डेथ एनिवर्सरी मना रहे होते हैं, जहाँ रॉय और सभी लोग खूब पीते हैं। यहाँ रॉय बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उसकी मम्मी चल बसी है और मरिया ने भी उसे छोड़ दिया है। ऊपर से रॉय को अपनी मनपसंद लड़की भी नहीं मिली। वह आसपास के लोग और उसके दोस्त भी आए होते हैं, जो रॉय की इन बातों से पूरी तरह तंग आ चुके हैं, क्योंकि हर साल रॉय ऐसा ही रोना गाना करता रहता है। टोनी रॉय को शांत करता है और फिर उसे घर ले जाता है। अगले दिन रॉय और उसके दोस्तों ने स्कूल का गेट टुगेदर रखा था। रॉय को उम्मीद थी कि अन्नाकुटी इस गेट टुगेदर में आएगी, पर वह आज भी नहीं आती, इसलिए रॉय थोड़ा सैड हो जाता है। फिर फादर माइकल सभी को संबोधित करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां टोनी वीनो के भाई अनियन के खेत के पास सो रहा होता है। उसे ये नज़ारा बहुत अच्छा और दिल को सुकून देने वाला लगता है। अनियन अपने खेतों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं और फूलों की खेती करते हैं। टोनी उनसे बात करने जाता है। अनियन उसे समझाते हैं, अगर तुझे एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं है तो तू अपने पापा को क्यों नहीं बता देता? तू हर एग्जाम में बहुत सारा पैसा वेस्ट करता है। क्या तुझे पता है कि तेरे पापा ये पैसा देने के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं? अनियन भी टोनी को बाहर जाने के लिए कहते हैं, पर टोनी कहता है, आप यहाँ कितने अच्छे से रहते हैं और खुश हैं। आपका जॉब भी आपकी पसंद का है। अगर मैं पापा से बात करूंगा तो वो ना ही बोलेंगे। अगले दिन टोनी का आईलेट्स का रिजल्ट आने वाला है। वह रात में सोच लेता है कि अब मैं अपने पापा को और बेवकूफ नहीं बनाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि मुझे बाहर नहीं जाना है। रात में टोनी और वीनू फिर पैसे की लालच में रंगन के कहने पर रेत लेकर जाने के लिए आते हैं, लेकिन आज पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। टोनी और वीनू किसी तरह वहां से भागकर पुलिस को चकमा दे देते हैं और सीधा रंगन के पास जाते हैं। रंगन के पास पहुंचने पर वह टोनी
और वीनू को डांटने लगता है। मुझे तो पता ही था कि तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम यह काम छोड़ दो और जाकर कोई और काम ज्वाइन कर लो। ये सुनकर टोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रंगन को और उसके आदमियों को मारना शुरू कर देता है। वीनू और बाकी लोग टोनी को छुड़वाते हैं। इसके बाद टोनी और वीनू अनियन के पास चले जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अनियन उन्हें खूब डांटते हैं और कहते हैं, अगर तुम लोगों को ऐसा काम करना है तो भागकर मेरे पास मत आया करो। वह टोनी को भी समझाते हैं, तू अपने पापा से जाकर बात कर, तू यहीं रहना चाहता है और यहीं काम करना चाहता है। तभी कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और अनियन को धमकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अनियन ने अपने खेत का सामान लोड करवाने के लिए किसी और को दे दिया था। वह व्यक्ति 5,000 में कर रहा था, जबकि पुराना आदमी राजीव 6,000 मांग रहा था। इसलिए ये लोग अनियन से सारा सामान राजीव को देने के लिए कह रहे थे। जब अनियन मना कर देता है तो राजीव बहुत ज्यादा धमकाने लगता है और हाथापाई पर उतर आता है। सभी लोग अनियन को आखिरी बार चेतावनी देते हैं कि सारा सामान राजीव को ही देना होगा, क्योंकि यह उनकी पार्टी का फैसला है। अनियन कहता है, चाहे पार्टी का फैसला हो, मैं वही करूंगा जो मुझे फायदा देगा। यह सुनते ही राजीव उस पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन टोनी बीच में आ जाता है और राजीव का कॉलर पकड़ लेता है। यह देखकर अनियन समझ जाता है कि अगर उसने बात को यही नहीं रोका तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो राजीव को सामान ले आने के लिए अनुमति दे देता है, लेकिन जाते वक्त राजीव टोनी को धमकी देकर जाता है, तुझे तो हम बताएंगे कि हम कौन हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉय बहुत ज्यादा अपसेट होता है, क्योंकि टोनी का रिजल्ट आ चुका होता है और वो इस बार भी फेल हो गया है। रॉय के दोस्त उन्हें दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातचीत में वह कह देते हैं, टोनी कभी एग्जाम पास नहीं कर पाएगा, तुम उसे कॉल करो, यानी मारिया को। वह उसकी वजह से बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर सेटल हो जाएगा। यह सुनते ही रॉय बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे इसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। टोनी जाएगा तो अपनी मेहनत से जाएगा, मेरा बेटा बहुत काबिल है। वह चैलेंज भी दे देते हैं, अब तुम देखना, मेरा लड़का आखिरी बार टेस्ट देगा और एग्जाम क्लियर करके दिखाएगा। अगर वह एग्जाम क्लियर नहीं करता तो तुम मेरा घर और मेरी जमीन सब बेच देना, उसे बेचकर हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर रॉय अपसेट होकर आंखों में आंसू लिए घर के बाहर चले जाते हैं, जहां टोनी उनका इंतजार कर रहा होता है। वे बाइक पर बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रॉय टोनी को पकड़कर नहीं बैठते, क्योंकि वे उससे बहुत नाराज हैं। यह बात टोनी को भी दिल पर लग जाती है। घर पहुंचकर टोनी रॉय को मनाने की कोशिश करता है, पापा मैं अगली बार एग्जाम पक्का क्लियर कर लूंगा। रॉय कहता है, मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं की। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन मैंने तुम्हें अपने दोस्त की तरह पाला। तुम्हारी वजह से लोग मुझे नीचा दिखाते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह सुनकर टोनी भी गुस्से में कह देता है, ये बस एक एग्जाम ही तो है। रॉय भी गुस्से में जवाब देते हैं, तुझे जो करना है कर, तुझे स्मगलिंग करके पैसा कमाना है ना, तो जा कमा। मैंने आज तक तुझे चोरी या गलत काम करके नहीं पाला है। टोनी भी बहुत अपसेट हो जाता है। अगली सुबह रॉय लोन अप्लाई करने के लिए जाते हैं ताकि पैसा लगाकर टोनी को बाहर भेज सकें, लेकिन वहां उन्हें लोन नहीं मिलता, क्योंकि उनके घर की प्रॉपर्टी उनकी मम्मी के नाम थी और रॉय के पास ना तो उनका डेथ सर्टिफिकेट था और ना ही कोई दूसरा डॉक्यूमेंट। वहां से निकलते वक्त एक गाड़ी उनके पास से बहुत तेजी से गुजरती है, इतनी तेजी से अगर रॉय पीछे नहीं हटते तो वह उन्हें उड़ा ही देती। रॉय भी गुस्से में उस बाइक वाले को चिल्लाते हैं, जिसके बाद वह बाइक वाला गुस्से में उनके पास आता है और उन्हें मारने लग जाता है। पास खड़े लोग रॉय को छुड़वाते हैं और बाइक वाला वहां से चला जाता है। रात में जब टोनी घर आता है तो सभी उन्हें बताते हैं कि बस बाइक तेज थी, इसलिए छोटी मोटी चोट लग गई है। अगले कुछ दिनों में आइलेट्स का एग्जाम होता है, जिसमें टोनी भी हिस्सा लेता है। इस बार वह एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर कर लेता है। यह खबर जैसे ही रॉय को पता चलती है, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। उन्हें लगता है जैसे उन्होंने जिंदगी के सारे सुख पा लिए हों, इसलिए वह घर में पार्टी करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद टोनी को पता चल जाता है कि उस दिन रॉय को किसने मारा था। वो उस आदमी के घर पहुंच जाता है और उसे खूब मारता है, साथ ही उसके पापा को भी मारता है। अगली सुबह फादर माइकल टोनी को समझाते हैं, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे जाकर मारने की, जिसके पापा को तुमने मारा है वह ऐसा ही है। माइकल टोनी और रॉय को सुझाव देते हैं, तुम मेरे साथ इरानाकुलम चलो, बाद में हम इस मैटर को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे। रॉय टोनी को जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था और इसलिए वो यहाँ रुकना चाहते थे, लेकिन सभी रॉय को समझाते हैं, जिसके बाद रॉय मान जाते हैं और वे सभी इरानाकुलम के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एसआई को भी उनके लॉयर कोर्ट में कोई भी केस करने से मना करते हैं, क्योंकि गलती उनके बेटे की थी, जो पास ही लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। अगर वे कंप्लेंट करते तो सबसे पहला केस उनके बेटे के खिलाफ बनता। एसआई भी फिलहाल के लिए कोई भी केस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका बेटा भी जल्दी बाहर जाने वाला है। रॉय और टोनी भी केस नहीं करते, क्योंकि टोनी को भी जल्दी जाना है।
रॉय इरानाकुलम से बार बार जाने की बातें कर रहे थे, इसीलिए माइकल उन्हें बताते हैं कि अन्नाकुटी यहीं पर है। यह सुनकर रॉय बहुत ही खुश हो जाते हैं और माइकल से कहकर अन्नाकुटी से मिलने जाते हैं। जब वे अन्नाकुटी के घर पहुंचते हैं तो रॉय उसे इतने सालों बाद देखकर उसकी यादों में खो जाता है। उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि अन्नाकुटी सामने खड़ी है। बाद में अन्नाकुटी अपने पति से भी मिलवाती है। रॉय उसे देखकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि एक तो अन्नाकुटी की शादी हो चुकी है और उसका बच्चा भी है। दूसरी बात, लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि अन्नाकुटी का पति बहुत हैंडसम है, जबकि रॉय का पेट निकला हुआ है और वे बूढ़े भी दिख रहे हैं। फिर सभी आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। अगले दिन माइकल टोनी को एक मीडिएटर पार्टी मेंबर के पास ले जाता है, जो एसआई और टोनी के केस को कॉम्प्रोमाइज करने की बात करता है। एसआई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, लेकिन धमकी भी देते हैं कि वे बाद में टोनी को नहीं छोड़ेंगे। माइकल अगले दिन टोनी को मैथ्यू से चेन्नई जाकर मिलने के लिए कहते हैं, जो फौरन जाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा और साइन करके देगा। लेकिन टोनी मना कर देता है और कहता है, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। माइकल चिल्लाकर कहते हैं, तेरे पापा ने तेरे लिए कितनी मेहनत की है और तू अब ऐसा बोल रहा है, तुझे जाना ही होगा। टोनी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं समझते। निराश होकर टोनी चेन्नई पहुंच जाता है, जहां मैथ्यू से मिलता है। मैथ्यू से समझाते हैं, यह बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ के स्किल्ड और टैलेंटेड लोग भारत में अपॉर्चुनिटीज नहीं देखना चाहते, बल्कि बाहर जाकर बसना चाहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि फॉरेन कंट्री में कितना स्ट्रगल है। वे अपने बारे में भी बताते हैं, मैं भी बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से गया। हमारे देश में देखो कितना फन है, फ्रीडम है, हमारे दोस्त हैं, हमारे माता पिता हैं। मैं फंस गया था, लेकिन तुम अभी भी कुछ कर सकते हो। टोनी भी कहता है, मुझे भी बाहर नहीं जाना, मैं अपने पापा के कहने पर मजबूरी में आया हूँ। मैथ्यू समझाते हैं, हमें खुद डिसीजन लेना चाहिए, वरना तुम भी एक जॉब में फंस जाओगे और पैसा कमाते कमाते लाइफ खत्म हो जाएगी। इसके बाद टोनी ट्रेन पकड़कर इरानाकुलम वापस आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो माइकल से कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे पापा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ही क्यों ना करें। अगर मैं बाहर गया तो जितना प्यार मैं अपने पापा से करता हूँ, उतना ही मैं उन्हें हेट करूंगा। इसलिए माइकल अन्नाकुटी से कहते हैं कि वह टोनी को समझाए। टोनी की सारी बातें सुनने के बाद अन्नाकुटी उसकी बात में सहमत होती है, लेकिन टोनी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रॉय से जाकर यह सब कह सके। इसलिए वह अन्नाकुटी से कहता है कि वह रॉय से जाकर बात करे। जब अन्नाकुटी रॉय से बात करती है और कहती है कि टोनी बाहर नहीं जाना चाहता, वह यहीं रहकर कुछ करना चाहता है, तो रॉय बहुत ज्यादा ही अपसेट हो जाते हैं। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उनके और टोनी के बीच किसी तीसरे को, चाहे वह अन्नाकुटी ही क्यों ना हो, ऐसे बात करनी पड़ी। इसलिए वे निराश होकर वहां से चले जाते हैं। बाद में घर पर मारिया रॉय को वीडियो कॉल करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। मारिया का कॉल आने पर रॉय बहुत रोता है, लेकिन उससे एक शब्द भी बात नहीं करता। यहाँ हमें पता चलता है कि मारिया यूके जाकर बहुत अच्छा पैसा कमाने लग गई थी और उसने रॉय और टोनी को अपने पास बुलाया था। लेकिन रॉय अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन मारिया ने रॉय की फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और दूसरी शादी कर ली। आज वह फोन करके रॉय को सलाह दे रही थी। यह बात रॉय के दिल को बहुत चोट पहुंचाती है और उनका रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। अगले दिन टोनी सभी के सामने अपना प्लान बताता है। वह कहता है, जब मैं मैथ्यू से मिलने गया था तो उन्होंने बताया था कि अगर तुझे यहीं कुछ करना है तो हर चीज को सीरियस लेना शुरू कर दे। मैंने भी यही किया। जब मैं चेन्नई से वापस आ रहा था तो मुझे बहुत सारे लोग फूल ले जाते हुए दिखे। वहां से मुझे और मेरे साथियों को आइडिया आया कि केरला में हर सीजन में अलग अलग फूल खिलते हैं और उनका बहुत यूज होता है, चाहे टेम्पल हो, वेडिंग ओकेशन हो या कोई प्रोग्राम हो। ये सारे फूल हमारे स्टेट में बाहर से आते हैं, तो हमने सोचा कि हम अपने स्टेट में ही फूल की खेती शुरू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमारे स्टेट में यह काम करना चाहता है उसे कोई सपोर्ट नहीं करता। ये इशारा रॉय के लिए होता है। इतना सुनने के बाद रॉय खुश तो नहीं थे, लेकिन मान जाते हैं। अब टोनी और उसके सभी दोस्त मिलकर फूल की खेती के लिए सारे अरेंजमेंट्स करते हैं और खेती शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस आ जाती है और उन्हें एक कंप्लेंट लेटर देकर जाती है। दरअसल जिस जमीन को उन्होंने लीज पर लिया था वह उस आदमी के नाम पर थी ही नहीं, इसलिए अगर उन्हें उस जमीन पर फार्मिंग करनी है तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। टोनी और उसके दोस्त विलेज ऑफिसर से बात करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी कोई बात नहीं बनती। ऑफिस के पास एक पियून खड़ा होता है जो कहता है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, बदले में तुम ऑफिस में अच्छी चेयर्स लगवा देना।
टोनी और उसके दोस्त इस शर्त पर मान जाते हैं, लेकिन चेयर्स लगवाने के बाद भी उनका काम नहीं होता। जब टोनी विलेज ऑफिसर से मिलने जाता है और कहता है कि ये चेयर उन्होंने लगवाई है, तो ऑफिसर उन्हें डांट कर भगा देता है। तभी टोनी और उसके साथियों को पता चलता है कि यह कंप्लेंट साइमन ने करवाई है। वही आदमी जो शुरू में एमियन को धमका कर गया था, वह अब टोनी से बदला ले रहा है, क्योंकि टोनी ने उसका कॉलर पकड़ा था। इस कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि टोनी को साइमन से माफी मांगनी है और जितना पेमेंट वह मांग रहा है उसे दे देना है। टोनी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए अगले दिन पुलिस टोनी के फार्मिंग एरिया में पहुंच जाती है और सारे पौधे उखाड़ कर फेंकने लगती है। वह ये भी कहते हैं, तुम फूलों की खेती करने के बजाय यहाँ गांजा उगा रहे हो। पुलिस वाले साइमन के साथ ही मिले हुए थे, इसलिए वे टोनी और उसके साथियों के सामने सारे पौधे उखाड़ कर तहस नहस कर देते हैं। रात में टोनी साइमन से मिलने जाता है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। अनियन उन्हें मैटर खत्म करने के लिए कहते हैं। साइमन टोनी को कहता है, ठीक है, कल आना और सबके सामने मेरे पैरों पर गिर के माफी मांग लेना, फिर हम ये मैटर खत्म कर देंगे। इतना कहकर वो टोनी को धक्का दे देता है। टोनी भी गुस्सा हो जाता है और साइमन को 2-4 घूंसे मार देता है। इतना सब होने के बाद टोनी के दोस्त के घर वालों ने उन्हें टोनी का सपोर्ट करने से मना कर दिया था और आइलेट्स क्लियर करके बाहर जाने को कहा था। टोनी इस सब से बहुत अपसेट हो जाता है और अपने पापा के पास जाकर कहता है, अब मैं आपका सपना पूरा करूंगा, बाहर सेटल हो जाऊंगा। रॉय कहता है, मुझे तो पता ही था तू एक ना एक दिन आकर मुझे ये जरूर कहेगा। कहाँ गए तेरे सपोर्ट करने वाले? तू क्या है पता है, जब तक कोई तुझे अपने हाथों से खाना खिलाए तुझे खाना आता है। जो लोग अपना काम आधे में छोड़ देते हैं वे जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। प्रॉब्लम से भागने से अच्छा है कि मर जाओ। गुस्से में वह ये भी कह देते हैं, मैंने तुझे पालने के लिए आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, लेकिन मेरा बेटा मेरे सामने एक लूजर की तरह खड़ा है। जिसके पास हिम्मत होती है वो प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। ये सुनकर टोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां रखा सारा सामान फेंक कर चला जाता है। अब टोनी सोच लेता है कि उसे कुछ तो करके दिखाना है, इसलिए वह सीएम से मिलने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। टोनी सीएम की रैली में और पार्टी मेंबर से हर जगह जाकर बात करता है ताकि वह सीएम से मिल सके, लेकिन वह सीएम से नहीं मिल पाता। इसीलिए टोनी न्यूज़पेपर में सीएम मिसिंग छपवा देता है, जिसकी वजह से ये न्यूज हर जगह बहुत वायरल होती है। सभी लोग टोनी को ढूंढने लग जाते हैं। फिर टोनी सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहता है, यह सब में मेरा ही हाथ है। क्यों? मुझे सीएम से मिलने का हक नहीं है? मैं बस सीएम से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद पुलिस टोनी को अरेस्ट करने जा रही होती है, लेकिन सीएम पुलिस को मना कर देते हैं और टोनी को अपने पास बुलाते हैं। सीएम के पास जाने के बाद सीएम टोनी से उसकी कंप्लेंट पूछते हैं। टोनी सारी बातें बता देता है और आखिरी में सीएम से उनकी बेटी की उम्र पूछता है। सीएम बताते हैं कि उनकी बेटी 23 साल की है। इसके बाद टोनी एक वीडियो दिखाता है जिसमें 23 साल की एक लड़की ज्योति अपनी कहानी बताती है। वह कहती है, मैंने हर साल पीएससी का एग्जाम दिया और हर बार क्लियर भी किया। मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मुझे भी उम्मीद थी, लेकिन जब मेरी जॉब की बारी आई तो ऊपर बैठे लोगों ने कह दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़कर आइलेट्स की तैयारी शुरू की। मैंने सोचा कि बाहर जाकर अच्छा पढ़ूंगी और अच्छी सैलरी पाऊंगी। इसके लिए मैंने 30 लाख रुपए का लोन लिया और लोगों से उधार मांगा। लेकिन जब मैं बाहर गई तो मुझे फॉरेन की सच्चाई पता चली। वहाँ वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा बताया जाता है। मुझे घर चलाने के लिए होटल में बर्तन धोना पड़ा, टाइल्स साफ करनी पड़ी। जो थोड़े बहुत पैसे बनते थे मैं घर भेज देती थी, लेकिन कुछ समय बाद ना पढ़ पा रही थी ना घर में अच्छे पैसे भेज पा रही थी। इसलिए मैंने ओवर टाइम करना शुरू किया। लेकिन फॉरेन कंट्री में ओवर टाइम करने पर हमें वापस अपनी कंट्री भेज दिया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे वापस भारत भेज दिया गया। मैंने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, लेकिन घर में पैसा भेजना था, इसलिए मैंने मुंबई में ऐसी जगह काम किया जिसके बारे में मैं बता भी नहीं सकती। अब ये मेरे लिए सहन करने से बाहर हो गया था। मैं अब सब खत्म कर दूंगी। काश मुझे यहाँ जॉब मिल पाती तो आज मुझे इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। मैं अपनी फैमिली के साथ खुश रहती। इसके बाद ज्योति ने सुसाइड कर लिया था। टोनी सीएम से रिक्वेस्ट करता है, हमारे देश का नॉलेज और स्किल हमारे देश में ही यूज होना चाहिए। क्या आपको पता है कि हमारे देश में जितने लोग आपकी पार्टी में जाते हैं वे सब 40 से ऊपर हैं। बहुत कम 20 से ऊपर के लोग हमारे देश में रहते हैं या रहना चाहते हैं। हर साल हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारा केरला स्टेट कुछ दिनों में सीनियर सिटीजन स्टेट बन जाए। इसके बाद सीएम सभी ऑपोजिशन पार्टी के साथ एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और सभी अपनी अपनी गलतियां मानते हैं। यहाँ के बच्चे हंसी मजाक में कहते थे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ केरला। सीएम सभी को डिसीजन सुनाते हैं। अब हमारे बच्चे का नॉलेज और स्किल्स हमारी ही धरती में यूज होगा। पॉलिटिक्स, सोसाइटी और बाकी फील्ड्स में भी नई जनरेशन टेक ओवर करेगी। हमने ये भी सर्वे कराया है कि बच्चे क्यों हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए हमने इसका सॉल्यूशन के लिए एक नया प्रोजेक्ट लाया है जिसका नाम है द ग्रेट यूथ इन केरला। वहीं दूसरी तरफ टोनी और उसके दोस्त ने भी पूरा फॉर्म तैयार कर लिया था।
इसे देखकर रॉय बहुत खुश होते हैं और टोनी को गले से लगा लेते हैं। लास्ट में हमें टोनी का आइलेट्स का इंटरव्यू दिखाया जाता है। टोनी कहता है, मेरा डिसीजन मुझे प्यार करने वाले लोगों को चाहे हर्ट करेगा, पर एक दिन वे पक्का मेरे डिसीजन का प्राउड करेंगे और मुझसे खुश होंगे। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देख सकें।